अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी बहुत से अहम सवालात को जन्म दे रही है। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान में खिताब वाज़ेह कर रहा है कि इस मरतबा मईशत की बहाली ही उनके बयानिए का बड़ा हिस्सा होगा। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में सिविल बालादस्ती और वोट को इज्जत दो के बजाय अपने दौर की माशी सूरत का तकाबुल किया। महंगाई, बिजली, पेट्रोल और डॉलर की महंगाई से साबित किया कि 2017 तक वाली माशी सूरत हाल ही उनका मॉडल रहेगी। ताहम नवाज शरीफ 6 साल बाद मुल्की सियासत में फाल हुए हैं और इन 6 सालों में पाकिस्तान की सियासत के पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। खास तौर पर माशी उमूर में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। नवाज शरीफ के तीनों अदवार से साबित होता है कि वो खारजा उमूर, माशी मामलात और बहुत से अहम दाखिली मामलात में एक मुंतखब वजीर आज़म की हैसियत से इन सारे उमूर पर अपना आईनी इस्तेहकाक मानते आए हैं। अपने तीसरे दौर में साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करवाना इसकी एक मिसाल है। अब अगर नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आज़म बनने में कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान के मारूजी हालात के बायस क्या नवाज शरीफ एक बदले हुए वजीर आज़म होंगे जिनका ज्यादा फोकस माशी मामलात पर ही रहेगा, या नवाज शरीफ फिर कन्फ्रंटेशन की राह पर निकल जाएंगे? इस सवाल के जवाब के लिए हमें इंतखाबात तक इंतजार करना पड़ेगा। ताहम इंतखाबात तक नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम, नून लीग में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का किरदार, नून लीग के अंदर मुजाहिमत और मुफाहिमत की सोच में मुकाबला, अपने सियासी हरीफों खास तौर पर चेयरमैन PTI के बारे में नवाज शरीफ का रवैया, मुल्की मईशत की बहाली के लिए नवाज शरीफ का रोड मैप, सबसे बढ़कर मौजूदा सिस्टम नवाज शरीफ को किस हद तक सपोर्ट करता है, इन तमाम सवालों के जवाब इंतखाबात से पहले बल्कि आने वाले चंद रोज में ही मिल जाएंगे। इन तमाम चैलेंजेस के साथ साथ नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ का भी सामना करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ को सिस्टम से भरपूर सपोर्ट मिल रही है। नवाज शरीफ अब सियासत में मुकम्मल तौर पर फाल हो चुके हैं, इसलिए इन तमाम मामलात पर उनका मौक़िफ़ चंद दिनों में कौम के सामने आ जाएगा। इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर खिताब, 2017 तक की माशी सूरत हाल का तकाबुल, क्या इस मरतबा नवाज शरीफ माशी मामलात पर ही अपना फोकस रखेंगे? जैगम खान साहब, फोकस सिर्फ मईशत रहेगी, मतलब ये कि यही बयानिया होगा और दाएं बाएं इधर उधर नहीं देखेंगे? कुछ बुजुर्ग जो हैं वो अपनी जवानी की तस्वीरें अपनी प्रोफाइल पर लगाकर मासूम लोगों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं। तो मियां नवाज शरीफ भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ बताएं कि वो अभी के 1.5 साल पर बात क्यों नहीं कर रहे। अभी उनकी हुकूमत 1.5 साल हुकूमत करके गई है उनकी पार्टी, और इस बात में कोई शक नहीं किसी को कि जब दोबारा उनकी हुकूमत आएगी, अगर इंशाअल्लाह आएगी, तो यही फाइनेंस मिनिस्टर होगा, यही टीम होगी और जाहिर है कि पॉलिसियां भी यही होंगी। तो फिर मईशत कैसे मुख्तलिफ होगी? आखिर मईशत चलाने वाले का जो इम्तिहान होता है वो तो बुरहान में होता है, और बुरहान में तो उनकी पार्टी बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। ग्रोथ रेट जो 5% था वो -0.5% हो गया। महंगाई 11% से 33% पे चली गई। शरह सूद 22% पे चली गई। अक्सर आशारिये आपके डिफॉल्ट लेवल पर चले गए, और वजह क्या थी? 2 सादा वजूहात थी कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने IMF से सींग अड़ा लिए पूरे 1 साल के लिए। अभी मईशत क्यों ठीक होने लगी है? क्योंकि पाकिस्तान वापस IMF के प्रोग्राम में चला गया है, और हुकूमत के आखिर में कहीं शहबाज शरीफ ने जाती तौर पर सेक्रेटरी के लेवल का काम करके IMF के प्रोग्राम को बहाल कराया। और दूसरी बात थी कि आपके लाडले फाइनेंस मिनिस्टर ने डॉलर के रेट को, एक्सचेंज रेट को अपनी अना का मसला बना लिया। चलें अब 2017 की बात कर लेते हैं। बहुत सी काबिल तारीफ बातें हमें नजर आती हैं जिनको बार बार हमें बताया जाता है। महंगाई कंट्रोल में थी, ग्रोथ रेट अच्छा था, बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर थी, CPEC उस दौर में आया, बिल्कुल, मैं भी बड़ी तारीफ कर रहा था, कॉलम पे कॉलम छाप रहा था। फिर 2018 में क्या हुआ?
हमें मालूम हुआ कि ये सारी तरक्की जो नज़र आ रही थी ये वो महल था जो रेत के ऊपर तामीर हुआ था। और 2018 में पाकिस्तान का बदतरीन बहरान आया। मुस्लिम लीग नवाज के आखिरी साल की बात कर रहा हूं। $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट आया, 2.25 ट्रिलियन का आपका बजट खसारा हुआ। और यह अचानक नहीं हुआ, इस वजह से हुआ कि पिछले 4 साल जो भी आपको अच्छी चीजें नजर आई थी वो उधार और इमदाद की वजह से थी। आपकी एक्सपोर्ट्स 8% कम हो गई थी बजाय बढ़ने के। आपकी इंपोर्ट जो है वो 40% बढ़ गई थी, बुनियाद खोखली हो गई थी और दीवार ऊंची हो गई थी। और जो सीपेक के पैसे थे वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने रुपए को मजबूत बनाने पर लगा दिए थे, और वो मजबूती आपकी एक्सपोर्ट्स को भी खा गई थी और आपकी इंपोर्ट्स को बढ़ा गई थी। तो मसला कहां है? मसला ये है कि इन 4 दौरे हुकूमतों में, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने ज़ाती तौर पर 3 साल 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जो हैं उसके तौर पर काम किया है, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं की, मुकम्मल नहीं कर पाए। उनके कहते हैं देखें जी कभी मुकम्मल नहीं करने दिया, बिल्कुल ठीक है, किसी वज़ीर आज़म को उनका काम मुकम्मल करने नहीं दिया गया, लेकिन बता दें कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू कौन सी की गई? सिवाय 3 बैंकों के बेचने के, उनके क्रेडिट में मईशत के रिफॉर्म की कौन सी चीज है? ठीक, मसला यह है कि मुस्लिम लीग नवाज मरात याफ्ता तबके की मईशत चलाती है, सरमायादारों की मईशत चलाती है, दुकानदारों की मईशत चलाती है, टैक्स ये नहीं देना चाहती, मरात ये बेतहाशा देना चाहती है। तो इस वक्त जो सवाल पूछना है साहब, फिर आप जब वो माशी मामलात आपने उनके सवालिया निशान बना दिए, उनका विजन ही सवालिया निशान बना दिया, तो फिर बाकी वो करेंगे क्या? जी, तो इसीलिए करने की बात यह है, जो मेरा सवाल है जो उन्हें करना चाहिए वो बताएं कि इस बार वो क्या मुख्तलिफ करेंगे। ठीक है, ये मत बताएं कि दे विल डिलीवर मोर ऑफ द सेम, कि जो पहले कारनामे किए वही कारनामे करेंगे, वो हमें मालूम है। ठीक है, उनका मईशत पे प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मुतासर कर लेते हैं लोगों को मईशत के मामले में कम अज कम, लेकिन हमें बताएं कि इस बार क्या मुख्तलिफ होगा, उनका रिफॉर्म का क्या एजेंडा होगा। वो ये सवाल है जो हमें उनसे पूछने की जरूरत है। दुरुस्त है। अफसार साहब, 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम, खिते के तजर्बाकार तरीन सियासी रहनुमा नवाज शरीफ साहब का फोकस, क्योंकि अगर खिताब भी मीनार पाकिस्तान का देखा जाए माशी मामलात हैं, मगर मुबैना तौर पर सिस्टम की हिमायत का जो तासुर उनकी मुखालिफ सियासी जमातें मुस्तकिल रोजाना की बुनियाद पर उठा रही हैं, वो उनके सियासी प्रोफाइल को कमजोर तो नहीं कर रहा, और जो फोकस है वहां विजन होगा? सिस्टम की मुखालफत या हिमायत? हिमायत सर, तासुर आज फिर पीपल्स पार्टी के बयानात हैं। एस्टैब्लिशमेंट, हाइब्रिड सिस्टम अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम की आप बात करिए। देखिए, ये लेजिटिमेट राइट है उनकी मुखालिफ सियासी जमातों का ये कहना कि वो सिस्टम की हिमायत कर रहे हैं या हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात आज मुसलसल बहस भी होती रही मेरी कुछ लोगों से। बात यह है कि जो सियासतदान होता है वो सियासतदान है, वो इनकलाबी नहीं है, वो चेयरमैन माओ नहीं है, ना ही वो इमाम खुमैनी है, ना ही उन्होंने कभी दावा किया, ना मैंने सुना है। और पाकिस्तान की जितनी सियासी, ये दोनों सियासतदान थे, सब सियासी जमातों के सियासतदान भी थे आप कह सकते हैं, लेकिन वो इनकलाबी सियासतदान थे। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है ना, जो वेस्टमिनिस्टर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, वो उसमें इनकलाब नहीं हो, उसमें रेवोल्यूशन नहीं होता, उसमें एवोल्यूशन होता है। तो देखिए, अगर तो बात जैगम साहब की ठीक है कि वो सियासतदान भी है, हमारे सियासतदान वैसे नारा लगा सकते हैं कि मैं इनकलाब ले आऊंगा, इनकलाबी है नहीं। और मैं भी नहीं समझता, मैं ज़ाती तौर पे भी, मुझे जितना मैं पाकिस्तान के कल्चर को या यहाँ के मिजाज को जानता हूँ, यहाँ इनकलाब वगैरह कोई नहीं आना। हमारे यहाँ एवोल्यूशन है, वो ही आ जाए तो बड़ी बात है, कुछ कई सालों में हम थोड़ी सी तरक्की कर जाएं तो बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ ये तो उनकी मुखालिफ सियासी जमातों का हक है, वो कहेंगे। जैसे पीटीआई को कहा जा रहा था कुछ अर्सा पहले तक, वो पावर में आई थी, जो पावर में होगा उस पर इल्ज़ाम लगेगा, वो कुछ भी करेगा। लेकिन पावर पॉलिटिक्स की अपनी डायनामिक्स होती हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। वो जो भी सियासी जमात पावर में आएगी उसको एहसास करना पड़ेगा। जैसे खान साहब कहते थे कि मुझे आर्मी चीफ कहे या DGI से कहे, मैं तो उसको घर भिजवा दूंगा, मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उन्होंने दोनों काम नहीं किए, दोनों काम नहीं उन्होंने किए, वो हालांकि इनकलाबी होना कह रहे थे। तो यहाँ तक नवाज शरीफ की बात है ना, मैं जितना ज़ाती तौर पे उनको जानता हूँ और जो मैंने देखा हुआ, मेरा ये ख्याल है, ख्याल मैं कह रहा हूँ
कि वो मईशत पे फोकस रखेंगे, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स मईशत के गिर्द घूमती है। उनका जो विजन है ना वो इस बात पे फोकस्ड है कि लोगों के घर में जब तक खुशहाली नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और खुशहाली आने से बहुत सारे जो तनाज़ात हैं ना वो वैसे ही हल हो जाते हैं। जो इस वक्त ज़िंदगी मौत का मसला बने होते हैं ना, अगर आपकी मईशत ठीक हो तो कुछ मसले तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि वो इस पर फोकस करेंगे। और इसकी एक वजह है, जब वो कलसूम नवाज साहिबा की मौत के बाद कुछ दिनों के लिए उनको ज़मानत मिली थी, तो मैं उस वक्त उनसे मिलने गया था। और उस वक्त वहाँ कुछ लोग, बहुत उनके करीबी लोग बैठे हुए, तो वहाँ ये बात हो रही थी। और उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ को सैक करने की बात हुई। जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ को सैक किया गया था और वो श्रीलंका से वापस आ रहे थे और उस पर फिर मार्शल लॉ लगा दिया परवेज़ मुशर्रफ के साथियों ने, तो मैं ये कह रहा था कि ये आपने ठीक किया था। नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ था कि मैंने शायद मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुल्क को आगे ले जाना ज़्यादा ज़रूरी था। हम उसके बाद बहुत ये मुल्क या इसके अवाम बहुत पीछे चले गए हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं किया, शायद उन्होंने भी नहीं कभी की। तो ये उनके मैं अंदर उनके जो दिल है ना वो क्या सोचते हैं मैं वो बता रहा हूँ। चाहे इस पे उनको सियासी नुकसान भी हो, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात, एक इलेक्शन था 2013 का इलेक्शन था। इलेक्शन वाले दिन इंडियन जर्नलिस्ट उनके पास मिलने आए। उस दिन उन्होंने कहा वोट डालने से पहले कि मैं इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हूं। हालांकि ये बात उनके खिलाफ जा रही थी, लेकिन वो फिर भी ये बात कह रहे थे। तो इसलिए वो उनका जो मौक़िफ़ है ना वो रीजनल कोऑपरेशन और मईशत की बहाली है। और इसका सबूत भी एक मैं आपको दूं, जो 4 साल उनका पिछला दौर हुकूमत था ना, मुख्तसर बात करूंगा, उसमें उनके खिलाफ क्या कुछ हुआ। आप 2014 मई को ये काम शुरू हो गया था, अभी उन्हें साल नहीं हुआ था हुकूमत में आए हुए। उनके खिलाफ धरने और वो सारी जो लंदन प्लान था, वो उन्होंने ना किसी DGISA की ट्रांसफ़र की, ना किसी DGISA को सैक किया, ना आर्मी चीफ को सैक किया, ना शिकायत की, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ कोई रेफरेंस भेजा या कोई भी ऐसी बात की, ना मीडिया किसी ओनर के साथ उन्होंने को फटा किया। तो वो सिर्फ ये चाहते थे उस वक्त भी कि मईशत पे फोकस रहे, मईशत ठीक हो जाए। तो अब तो वो आपने उनकी तकरीर सुनी है, अब तो वो मुझे पहले से भी ज्यादा संजीदा और मैच्योर बदले हुए लगे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, ये जो एक सिर्फ एग्जांपल दे दूं जो जैगम साहब ने कहा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, उनके उस 3.5 साल 4 साल दौर में जो टैक्स रेवेन्यू था FBR का वो डबल हो गया था। ये फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, मैं खाली दावा नहीं कर रहा। ठीक है जी, अशरजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये एवोल्यूशन की बात, दोबारा एक्स्ट्रा टैक्स लिया गया था जी, टैक्स रिफॉर्म नहीं किए गए थे, सिर्फ टैक्स ज्यादा लिया गया था, उन्हीं लोगों से लिया गया था जो पहले ये अलग बहस है। जो आपने रेत पर महल तामीर करने की बात की, 4 साल बाद कहा, फिर किसी दिन बहस करेंगे। शहजाद साहब, वोट को इज्जत दो और सिविल बालादस्ती ये नवाज शरीफ की सियासी लुगत का हिस्सा नहीं रहे, ये उनकी हालिया तकरीर बताती है। एवोल्यूशन हो गई है, जहां आकर अफसार साहब कंक्लूड कर रहे हैं किसी स्ट्रेटेजी के तहत नवाज शरीफ साहब ऐसे मामलात से गुरेज कर रहे हैं, फिलहाल कैमोफ्लेज रहे इस मामले पर। वोट को इज्जत दो तो वोटर को इज्जत देने से आती है। अगर आप वोटर को इज्जत देंगे तो फिर आपकी वोट की भी इज्जत होगी। और दूसरी बात, जो सिविलियन सुप्रीमेसी है, ये सिविलियन साइड को बेहतर परफॉर्म करने के बाद सुप्रीमेसी मिलती है, वरना बाकी सब आप पे हावी नजर आते हैं। तो ये तो बड़ी वाजे और क्लियर चीजें हैं ना, इसके अंदर कोई ये थोड़ी हो सकता है कि आप दूसरों को छोटा कर दें ताकि मैं बड़ा आना नजर आना शुरू हो जाऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही है। मुझे उम्मीद है कि वो ये बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने तजर्बा भी बहुत, देखा भी बहुत और समझे भी बहुत। लेकिन देखिए, जितनी बातें की हैं आपने, और ख़ासतौर पर चूँकि आपका सवाल मईशत के बारे में है और उसका जवाब मेरे ख्याल में खातिर ख़ार बहुत बेहतर तौर पर जैगम साहब ने दे दिया। मैं चंद चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। पाकिस्तान का आज का मिजाज 2017 के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। हमारे चैलेंजेस की नौयत ही मुख्तलिफ है। यानी अगर आप, पहला सवाल ये पूछा जाना चाहिए और ये नवाज शरीफ साहब को खुद अपने आप से पूछना चाहिए, हमारा हक नहीं पहुंचता अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म क्यों बनना चाहता हूं। क्या उसकी वजह यह है कि मुझे जिद है कि मैं चौथी मरतबा बनूं और मैं दिखाऊं कि देखो मैं वज़ीर आज़म बन गया, या मैंने वज़ीर आज़म बन के कुछ करना है। और अगर उनको कुछ करने के लिए कुछ प्रोग्राम है उनके पास, तो वो उनकी सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस होगी, जो अहमियत होगी, वो उस चीज़ की होगी। चीज़ें क्या क्या नहीं करनी, जो कि 2017 तक उनके यहाँ बहुत हुई। मैं मईशत की कोई बात नहीं करूंगा, बहुत डिटेल में जैगम साहब ने बताया। बिल्कुल ऐसा।
एक तो पाकिस्तान में रहना है, ये जिसे कहते हैं ना कि हैंड्स ऑन पाकिस्तान की जरूरत इस वक्त आजकल के दौर के अंदर हैंड्स ऑन लीडरशिप की है। आप अपने ये डेलीगेट नहीं कर सकते कि अच्छा ये इसहाक डार साहब चला लेंगे, शहबाज साहब चला लेंगे, नहीं। आप वजीर आजम अगर बनते हैं तो आपको वजीर आजम की कुर्सी पे बैठ के वजीर आजम का रोल अदा करना पड़ेगा, और वो किस तरीके से अदा होगा? 122 दौरों के साथ नहीं होगा। 400 दिन की गैर हाजिरी जब आप वजीर आजम होंगे तो पाकिस्तान के अंदर, उससे नहीं होगा। इस तरह से नहीं होगा कि आप 8-8 महीने नेशनल असेंबली में ना जाएं। इस तरह से नहीं होगा कि सेनेट में आप शायद साल में या 2 साल में या अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ एक दफा जाएं। इस तरह नहीं होगा कि आप 6-6 महीने कैबिनेट मीटिंग ना बुलाएं। तो इसलिए जब वो जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप है वो जाहिर है आज के पाकिस्तान में बिल्कुल ही काम नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है और ख्वाहिश है कि वो काश कि इस चीज को समझ जाएं कि वो मेरा पुराना जो तरीका था वो अब नहीं चल सकता। दूसरी बात, पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो उसके बारे में सवाल हम बाद में आएगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैगम साहब जैसे लोग बैठे हैं जो बार बार ये सवाल पूछेंगे, और जब आप गवर्नमेंट में आ जाएंगे तो आपको डबल सवाल पूछेंगे कि मियां साहब प्रोग्राम क्या है, हमें बताएं, हमें अब लोगों ने पढ़ लिया है, अब लोगों को समझ आ गई है। अब लोगों को समझ आ गई है कि अगर आपने टैक्स को बढ़ाना है तो क्या करना है, अगर आपने अपना बोझ कम करना है तो मैं चंद चीजें बता देता हूं। ठीक, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या करेंगे, टैक्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अशराफिया की, आम लोगों की नहीं, अशराफिया की, उनसे टैक्स कैसे लेंगे, उनसे पैसा वापस कैसे लेंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, उसका जिक्र किया उन्होंने। ब्यूरोक्रेसी छोटी कैसे करेंगे, गवर्नमेंट को कैसे छोटा करेंगे, अपने अखराजात को कैसे काबू करेंगे। क्या गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी छोटी करनी है? और ये जो गवर्नमेंट का पूरा इतना बड़ा 32 लाख लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उनको छोटा करना है किसी तरीके से, किस तरह करेंगे? एक प्लान है उस चीज का? पीएससीज छोटी हो जाए, सर्कुलर डेट छोटा हो जाए, गवर्नमेंट के अखराजात छोटे हो जाए, ठीक, और रेवेन्यू के अंदर बढ़ाना हुआ शुरू हो जाए एक्सपोर्ट्स के साथ, तो मुझे लगता है कि जैसे एक वायबल रियासत बनना शुरू हो जाएगी उनकी लीडरशिप के अंदर। यही सबसे बड़ा इम्तिहान है, और ये जब ये करेंगे तो वो एक अर्दवान की तरह के लीडर बनते नजर आएंगे आपको कि हाँ अब वो हावी होना शुरू हो गए अपने कंपेटिटिव सर्कल्स के साथ। वरना शोर मचाने से, बातें करने से, नैरेटिव्स देने से, कहानियां से नहीं होने लगा। ठीक हो गया जी, कहानियां देने से और नैरेटिव से तो इफ्तिखार साहब कुछ नहीं होगा। सवाल इसीलिए मईशत का था क्योंकि उन्होंने सिर्फ मईशत की बात की है, मगर अभी शहजाद साहब ने कहा कि पुराने तरीके नहीं चल सकते, और ये हमने देख लिया कि सियासी रहनुमाओं की ना अदालती फैसलों से जाती है, ना अंदर बाहर करने से ख़त्म होती है, और नवाज शरीफ इसकी बड़ी मिसाल हैं। क्या नवाज शरीफ साहब चाहेंगे जिस तरह पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट किया अपनी सियासत के जरिए, इसी तरह बाकी सियासी मुखालफिन के साथ मुकाबला सियासी मैदान में हो, पुरानी बातें पीछे हों? मुझे नहीं पता आपका सवाल क्या है और अब आपने सवाल को किस शक्ल में मेरे तक पहुँचा दिया है। सिविल बालादस्ती की बात उन्होंने नहीं की, यह आपका इल्ज़ाम है, और आपने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके मुखालफिन कह रहे हैं कि सिस्टम भरपूर उनको सपोर्ट कर रहा है। उन्हें आए अभी 4 दिन हुए हैं, और इन 4 दिनों में आपने इतने बड़े फैसले करके इनको टीवी की पर अनाउंस भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। रेत पर महल तमीर करने का नुकसान सबको होता है। यहाँ पे बात हुई कि जनाब 18 महीने क्या करते रहे, कोई ये नहीं पूछता कि 4 साल उससे पहले जो हुक्मरान था वो क्या करता रहा। मेरा ख्याल है मसला असल में इसहाक डार से को फारग करने का है। मुमकिन तौर पे इसहाक डार फारग कर दिए जाएँ, लेकिन ये हैरानकुन बात मेरे लिए है कि जो काम उसने अपने दौर में किए इकनॉमिक रिवाइवल के, जो 15 पॉइंट्स मेरे पास हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट डबल्ड फ्रॉम 3% to 6%, इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर substantially, investment to the GDP ratio increased but still short of target 20%. Energy shortage was overcome and the cost of electricity started becoming declining. Budget deficit reduced to around 5%. Inflation was curtailed and kept under 5%. Government borrowing was restrained in terms of the debt surfing. Certain tax rates were reduced. Some progress observed in the opening market with the FTAs. Reforms in the financial and the capital market were undertaken through SEP. The commercial credit for the private sector is now increasingly available. Industrial growth
rate at 9% is the highest in the several years. ये मुझे दे दे, मैं बाद में पढ़ लूंगी। आप ये जो महंगाई 5 से पॉइंट, ओ भाई सवाल आपने मुझसे किया, मैं आपको ये पढ़ने के लिए क्यों दे दूं? आपने तो मुझे बताया, आपने बताया कि सिविल बालादस्ती पर वो मानता नहीं है, आपने कहा सिस्टम को उससे सपोर्ट मिल रही है। 4 दिन मैं नहीं कह रही, उनके सियासी मुखालिफ कह रहे हैं जो उनके साथ हुकूमत में थे, वो कहते हैं जिस तेजी से उनके साथ गलत हुआ उसी तेजी से अच्छा हो रहा है। मैं ये सवाल कर रही हूं, थोड़ा धीमे चलें, सपोर्ट लें, हौसला जो उसने किया वो सुन लें, उसको क्या नहीं कर दें, उड़ा के रख दें, बाहर फेंक दें। अब मुझे लेट मी कंप्लीट, आपकी वजह से मैं 2 पॉइंट छोड़ देता हूँ। नहीं आप सारे पढ़ लें। नहीं मैं 2 छोड़ देता हूँ आपकी वजह से। Commercial credit for the private sector is now increasingly available. He did try his level best. Industrial growth rate 9% is the highest in the several years. ये जब हम बात कर रहे हैं उनकी export-import bank has been established. Tax to GDP ratio has improved from 9 to 12.5%. अब नाकामियाँ क्या हैं? Economic revival, relatively poor, reduction in the current expenditure as promised could not be achieved. Good. Negative है, regulatory environment was deteriorated. ठीक है। नहीं अब बात पूरी देखना, आपने अंदर से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक आपको उस वक्त कही जाती है जब किसी आदमी की पॉजिटिविटी आपको बताई जाती है, और उस वक्त तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता जब तक सारी वो बातें जो 4 दिन उसको आए हुए हैं और उस पर इल्जाम तराशी हो रही है। यही तो कह रहे हैं कि क्यों हो रही है, ऐसा तासुर क्यों बन रहा है? सवाल जाहिल है जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उन्होंने उसका माजी सही तरीके से स्टडी करें फिर बात करें। और 4 दिन में क्या तवक्को करते हैं आप उससे? मैं तो कह रही हूं, कल वज़ीर आज़म ने भी कहा हम 1.5-2 महीने में क्या करेंगे। No tariff reform was done. Good. No serious effort were carried to bring in formal sector into the tax net. Yes, उसकी बहुत बड़ी नाकामी है। Tax base could not be expanded. This is good. इसके खिलाफ है। जो उसकी पॉजिटिविटी है हमें बात करनी चाहिए। और अभी आए उसको 4 दिन हुए नहीं, सिविल बालादस्ती की बात नहीं की। और बड़ी अच्छी बात की शहजाद साहब ने, सिविल बालादस्ती तब मुमकिन है जब आवाम को ताकत मिलेगी, उनका रोजगार मिलेगा, उनको रोटी मिलेगी, उनकी गुर्बत खत्म होगी। दैट इज सिविल बालादस्ती। सिविल बालादस्ती ये नहीं कि एक बयान दे के किसी चीफ ऑफ आर्मी के हक में और किसी चीफ ऑफ आर्मी के खिलाफ, या किसी DGI के हक में, या किसी DIG ISI के खिलाफ। दैट इज नॉट सिविल बालादस्ती। सिविल बालादस्ती यही है जिसका शहजाद साहब ने तज़किरा किया। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से बात करेंगे विजन और बयानियों के नाम पर जो ख्वाहिशात इस मुल्क में बेची जाती हैं, किस कॉस्ट पर बेची जाती हैं और क्या नुकसान होता है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, ये नारा लगाने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद से ही इसके स्कैंडल मंजर आम पर आने का सिलसिला जारी है। आज आने वाले स्कैंडल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में अपने सियासी बयानिए के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इन सरकारी वसाइल से PTI क़यादत की तशहीर और मुखालिफिन की किरदार कुशी की गई। दस्तावेजात में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई थी। सरकारी सोशल मीडिया टीम्स के जरिए सरकारी मंसूबों के बजाय ज़ाती एजेंडे की तशहीर की गई, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियाँ फैलाने का टास्क दिया गया, जबकि जाली सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इस सोशल मीडिया ब्रिगेड के मुलाजमीन को माहाना 25 से 40 हज़ार रुपए तक तनख्वाह दी जाती थी। अकाउंट्स को सियासी मकासद के हुसूल, अवामी जज्बात भड़काने और अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया गया। इन अकाउंट्स के फॉलोअर्स भी सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि अवाम के नौकरी के हक पर डाका डालने वालों को कटहरे में लाना चाहिए। 1100 लोगों को भर्ती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि तर्जुमान इस्तेहकाम पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि जिसको राहबर चुना वो राहज़न बनकर खजाने का बेदरेग इस्तेमाल करता रहा। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च किए गए। कौम का पैसा कौम को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। नौजवानों के जहनों को बारूद से भरा गया। याद रहे कि रवां साल अप्रैल में निगरान हुकूमत ने PTI दौर में भर्ती किए गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फारिग करके उनका मुआवजा रोकने की सिफारिश की थी। फिर मई में निगरान हुकूमत की जानिब से 1300 से जायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल होने पर तहकीकात के लिए FIA से रुजू किया था। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल, तरक्याती प्रोग्राम के पैसे, प्रोपेगेंडा की नज़र, सियासी इदारों के खिलाफ नफरत, अहम रियासती ओहदेदारों पर झूठे इल्जामात, मुल्क की सियासी, अखलाकी और तहजीबी सोच को आलूदा करने में
पीटीआई सोशल मीडिया ने कितना मनफी किरदार अदा किया? शहजाद साहब, आपके ख्याल में, ये तो अभी सिर्फ केपी गवर्नमेंट से मुताल्लिका मालूमात है जो सामने आई हैं, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ इस पूरे मामले के ज़रिए? अच्छा, ये पीटीआई का आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया तो पीटीआई से बाहर भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। यानी हिंदुस्तान कितना इस पे खर्च करता है सोशल मीडिया पे, ये हमें इसका पता नहीं है। अभी क्रिकेट मैच चल रहे हैं इंडिया के अंदर, वहां पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान हारा, उसके बाद की कुछ ऐसी वीडियोज और इस तरह के मामलात सोशल मीडिया पे शेयर हुए जो शायद अफगानी खुद भी उस किस्म की जुबान इस्तेमाल ना करें। तो वहां पे भी कुछ काम हो रहा है। कुछ लोग बाहर बैठ के जो पाकिस्तान को या किसी और मुल्क को टारगेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने आना ही आना था। जब इंटरनेट आ गया और कनेक्टिविटी बेहतर हुई तो वो एक एंटरटेनमेंट साइट उसकी बनती जा रही थी। यूट्यूब की शक्ल में आई, फेसबुक की शक्ल में आई, उसके बाद कनेक्टिविटी के बाकी मामलात बढ़े और आपने देखा टिकटॉक वगैरह ये वो सारा कुछ। तो ये एक उसका एक पहलू आना ही आना था। सवाल ये पैदा होता है और इसका कुछ असरात आए। 2011 का अरब स्प्रिंग जो था मिसाल के तौर पे, वो जो पूरे 5, 6, 7 मुल्कों में एकदम से हलचल मची, उसका एक कनेक्टिविटी क्या ये एक असर रसूख आपको नजर आया। कुछ जगहों पे नहीं हुआ, पाकिस्तान के अंदर कोशिश की गई, नहीं हुआ। भारत के अंदर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत यूजर्स हैं। क्या वजह है कि वहां पे नहीं हो पा रहा? और सिर्फ पाकिस्तान को खतरा है इस चीज का, या पाकिस्तान की सियासत और अखलाकियात को खतरा है इस चीज का? दूसरी बात, पाकिस्तान को ऐसे मामला जिस किस्म के यहाँ पर सोशल मीडिया के अंदर चीजें की जा रही हैं या शेयर होती हैं जो हमें नजर आती हैं, चाहे वो सियासी हैं, अखलाकी हैं या किसी और पहलू से, हमें उसको कैसे फर्क करने के अंदर काबिलियत महसूस होगी कि हम किस वक्त ये काबिल हो पाएंगे कि अच्छा ये सच है, ये झूठ है, ये फेक है, ये खुद से बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया है, वगैरह वगैरह। ये सिमुलेशन है। सिमुलेशन को लोग इस तरीके से शो करते हैं कि जैसे कि वाकई जंग के अंदर इतनी हालत की जाए, तो और कोई नई काम भी नहीं है। ये तो हमेशा जंगों के अंदर ये मामला चलते रहे। मेरा अपना ख्याल ये कि मुआशरे को तैयार करने की जरूरत है, किस तरीके से तालीमी लिहाज से समझ और शऊर देने की जरूरत है ताकि वो फर्क कर सके एक और बीच में। इसमें सिर्फ एक पीटीआई की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे और प्लेयर्स जितने भी हैं सियासी और बाकी, वो सब के सब इसके हिस्सेदार। ठीक है। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आऊंगी मैं। सियासी पोलराइजेशन जहां पर आज आ गई है, बड़े छोटे की तमीज, अखलाकियात, मगर जब हुकूमतें टैक्स का पैसा अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खुद को बड़ा करने और दूसरे को छोटा करने पे लगाएं, हम टॉप ट्रेंड, नहीं तो मुखालिफ को नीचे लिटा के वो उसका नीचे लेटना टॉप ट्रेंड, कितना मनफी किरदार अदा किया गया हमारे माशरे में? देखिए, अगर कोई ऐसा केस है और कोई ऐसा मुकदमा हुकूमत के पास है तो उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करवानी चाहिए। सब सबूत तो मौजूद होंगे ना। जैसा कि आपके इल्म में है कि जिस किसी ने भी गाली दी हुई उसका कोई ना कोई अकाउंट तो होगा, कोई अकाउंट कहीं ना कहीं से तो ऑपरेट हो रहा होगा। तो कोशिश करें इन लोगों को पकड़े और इन पर मुकदमा चलाए जाएँ। ये जो मिस यूज़ ऑफ डेवलपमेंट फंड है ये तो काबिल कबूल नहीं। अब मसला ये है, जो अगली बात है, ये हकीकत है कि मुल्क की सियासी, इखलाकी और तहजीबी सोच बहुत बुरी तरह आलूदा हो गई है और इसका बहुत मनफी असर पड़ रहा है। आप अपनी इख्तलाफ को गाली में बदल दे रहे हैं। इससे मुल्क को नुकसान होगा, समाजी ढांचे को नुकसान हो रहा है और ये जो खिंचाव है ये किसी ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। और मुझे खौफ है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात के नताइज को जब तस्लीम नहीं कोई करेगा तो वो इस सोशल मीडिया को किस अंदाज से इस्तेमाल करेगा। जिस मुल्क में सोशल मीडिया इस्तेमाल इस बात पे हो कि वो कबूतर जो मियाँ नवाज शरीफ ने पकड़ा उसको नशा पिलाया गया था, वो कबूतरों का एक टोला था जिसको नशा पिला के भेजा गया था। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारा सोशल मीडिया किस किस्म की तालीम दे रहा है और ये तालीम नौजवान नस्ल को किस हद तक मुतासर कर रही है। ये अफसोसनाक है। बाकी अगर पैसे खर्च हुए हैं तो संजीदा इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी मत की जाए, ये इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं। ये एफआईए की तहकीकात हैं जिसके नतीजे में जो अब डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिस बुनियाद पे हम बात करें। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक बिल्कुल सही, नाम लाएं, इलाके बताएं और उनके जो ट्वीट हैं वो शेयर करें और उनको अदालतों में लेके जाएं। दुरुस्त है। ब्रेक पे जाना है। नौजवान नस्ल, नया पाकिस्तान, ये तमाम मामलात लेके जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा रहा और आज जहां नौजवान नस्ल खड़ी है कि एक दूसरे की बात सुनने और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, इसी पर मजीद गुफ्तगू अबसार साहब और जैगम साहब की राय इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद। ज़ैगम साहब, जिस तरीके से हुकूमत या ये कहा जाए कोई भी सियासी जमात या ऐसे लोग जो फैसलों की जगह पर मौजूद है, अगर सोशल मीडिया को बतौर टूल इस्तेमाल इस तरीके से किया जिसने मुल्क की सियासी, अखलाकी और तहजीबी सोच को डेंट डाला है, कितना मनफी किरदार रहा, इससे निकला जा सकता है? इंतहाई मनफी। अगर पीटीआई ने कोई 9 मई से भी बढ़कर बुरा काम किया है तो वो ये नौजवानों के ज़हन के साथ किया है। हम कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आएगा जब हमें अपनी राय देने पर, वो राय जो हम बड़ी दयानतदारी से, बड़ी मेहनत करके देते हैं, उस पर हमें गलीज़ तरीन गालियाँ सहनी पड़ेंगी। हम सब लोग साल हा साल से, डेकेड से जर्नलिज्म में हैं, बड़ी सख्त किस्म की हम क्रिटिक सबकी करते रहे हैं, लेकिन ये कुछ, और फिर आप देखिए किस किस को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, ख़वातीन सियासतदानों को, ख़वातीन जर्नलिस्ट को, हम जहाँ पे आप पहुँचे हैं उसमें इमरान खान का बहुत बड़ा किरदार है। एक डेमागॉग के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने माशरे में तकसीम को बढ़ाया है, वो कहते हैं ना कि हर इंसान में और हर मुआशरे में कुछ बेटर एंजल्स होते हैं और कुछ इनर डेमन्स होते हैं, यानी हमारे अंदर हमारे फरिश्ते भी होते हैं और हमारे जिन भी होते हैं, और डेमागॉग जो है वो हमारे जिनों को बाहर निकालता है, हमारे वर्स्ट इंस्टिंक्ट्स को, उसको यूज़ करता है अपने सियासी मकासद के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लोगों को तकसीम करने के लिए, क्योंकि उसका पूरा नैरेटिव अस एंड देम का होता है। हम हैं जो हक पर हैं और दूसरे सब जो हैं वो बातिल हैं, और बातिल के खिलाफ खड़े होना सबका काम है। भाई ये सियासी, आप भी सियासी पार्टी हैं, दूसरे भी सियासी पार्टी हैं, ये कहाँ पे हो गया कि आप इस्लाम पर हैं और दूसरे कुफ्र पर हैं, और हम भी सिर्फ मुहिब्ब वतन हैं और दूसरे सब गद्दार हैं, हम ही सिर्फ ईमानदार हैं और दूसरे सब चोर हैं। ये वो अस एंड देम का नैरेटिव था जिसको प्रोपेगेट करने के लिए ये तकसीम फैलाई गई, ठीक, मुखालिफिन को डिस्क्रेडिट किया गया, बदतरीन अंदाज में उनको पोर्ट्रे किया गया। इस मकसद के लिए डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को यूज़ किया गया, और फिर एको चैम्बर्स जिस तरीके से सोशल मीडिया बना देता है कि आप सिर्फ वो बात सुनते हैं जो आपकी पसंद की होती है। ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स आपको वो चीज़ देते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और फिर जिस तरीके से हैरेसमेंट की गई, जिस तरीके से हेट स्पीच की गई, हमारे माशरे में एक ऐसा जहर सरायत कराया है जिसके लिए सर जोड़कर हमें बैठना होगा, सोचना पड़ेगा, और ठीक है, सोचना होगा दुरुस्त कि हम नई नस्ल को मस्बत तरफ अब कैसे ले जाया जा सकता है। अफसार साहब, क्या ले जाया जा सकता है? नौजवान और नया पाकिस्तान का इस्तेमाल अपनी ख्वाहिशात को विजन का नाम देकर जैसे सोशल मीडिया टूल को इस्तेमाल किया गया, हम इससे निकल पाएंगे? आपके सवालात पे मैं हमेशा तो नहीं, कभी कभार तनकीद करता हूँ कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों। आज आपके सवाल की तारीफ बनती है कि चले कम से कम 10 साल बाद ही उनकी हुकूमत के आपने ये सवाल तो किया पीटीआई के बारे में, लेकिन आधा सवाल किया है। पूरा सवाल करना चाहिए हमें करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया, शुरू तो किया ना, कम से कम किसी ने क्वेश्चन करना कि ये पैसे जो गए हैं सरकार के ख़जाने से, टैक्स पेयर्स के, इसका हिसाब कौन दे? किसी के बाप के पैसे थे ये जो इस्तेमाल किए गए लोगों को गालियाँ निकालने पे, लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए। लेकिन सिर्फ पीटीआई क्यों? पीटीआई का हाथ किसने पकड़ा? DGISPR से कौन पूछेगा? जनरल आसिम सलीम से कौन पूछेगा? जनरल आसिफ गफूर से कौन पूछेगा कि आप लोगों को कुफर और गद्दारी के फतवे लगवाते थे सिंथिया रिची के ज़रिए और वीना मलिक के ज़रिए, और उनके ऊपर आपने लोगों को खुला छोड़ा, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके ख़ानदान की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाली। मेरे ख़िलाफ़ ट्रेंड चलवाए जाते थे, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, और हज़ारों लोग हैं। क्या मुआशरे में इन्होंने ये ट्रेंड बनाया? बच्चों को हायर किया, यूनिवर्सिटी के फ्रेश बच्चों को हायर किया, उनको गालियां सिखाई, उनको रोजाना कागज़ पे व्हाट्सएप पे दिया जाता था, आज फलाने बंदे को आप लोगों ने गालियां निकाली हैं। कितना पैसा खर्च हुआ, कितने अरब खर्च हुए पाकिस्तानियों के, उसका हिसाब कौन लेगा? जब तक पूरा सच नहीं बोलेंगे, जब तक सबसे हिसाब नहीं लेंगे ना, कुछ नहीं बदलना। वो भी हिसाब लिया जाए। यूट्यूबर्स को किसने इनकरेज किया कि आप आज फलाने की
इज्जत उछालें, फलाने शरीफ शायरी के गिरबान पे हाथ डालें, और फिर मोहतरम कमर जावेद बाजवा साहब सुबह वो फ़ोन लेके बाथरूम में घुस जाते थे वो यूट्यूबर का व्लॉग सुनने के लिए, और फिर बाहर सहाफ़ियों को बताते थे कि मैं इसका बाथरूम में जाके सुनता हूँ। ठीक, ये जब आप इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं ना, तो फिर इंकरेजमेंट गालियां ही होती हैं, झूठ होता है, फेक न्यूज़ होता है, जिससे मुआशरे तबाह हो जाते हैं। हमारा मुआशरा तबाह हो चुका है, यही 9 मई को निकला है। ये जो सिखाया गया 9 मई को निकला, पूरा हिसाब लें, सबसे लें, सिर्फ पीटीआई से ना लें। अगर सिर्फ पीटीआई से लेंगे तो बददियानती होगी। दुरुस्त है। 9 मई को जो हुआ वो वही कुछ था जिसकी तैयारी कई साल की गई। आज सियासी, अखलाकी और तहजीबी तौर पर हम जहां खड़े हैं वो तभी दुरुस्त हो सकता है जब हम ये तस्लीम कर लें कि पूरा सच क्या है, जिम्मेदार कौन है, और फिर उसका एहतसाब भी हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। चारों मेहमानों का शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।